तो स्टार्ट करते हैं आरएनए के बारे में। देखो आरएनए जो है हमारे पास, वो आरएनए बेसिकली एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये जेनेटिक हो सकता है या फिर नॉन जेनेटिक हो सकता है। अगर जेनेटिक आरएनए है, इसका मतलब है कि ये आरएनए किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल बनाता होगा। जेनेटिक मटेरियल बनाता होगा जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज का, टोबैको मोजाइक वायरस का और रियो वायरस का। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो ऐसा आरएनए जो किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेनेटिक आरएनए। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, मैं मोस्टली जो में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। जैसे कि हमारे में है, प्रोकैरियोट्स में है, इकोलाई में है। तो यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए है तो आरएनए तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे आरएनए को हम लोग बोलेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। और नॉन जेनेटिक आरएनए का 3 टाइप होता है। पहला मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि इस 3 आरएनए जो नॉन जेनेटिक आरएनए है वो क्या क्या होते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में जो पहला आरएनए हमारे पास है वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सेल में सबसे ज्यादा होता है, 80% और मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होता है। ट्रांसफर आरएनए को बोलते हैं हम लोग टी आरएनए, इसको एस आरएनए भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सॉल्युबल आरएनए होता है। और एम आरएनए जो है वो लीस्ट स्टेबल है, और एम आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोलते हो क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए ही है जो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए लीस्ट स्टेबल होता है और सेल में 1 to 5% होता है। अब हम लोग वन बाय वन इस ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिवाइज कर लो कि आरएनए की 2 टाइप का कौन कौन सा? एक जेनेटिक आरएनए, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए, और ये सब हो गया, ठीक है। अब आते हैं आरएनए के बारे में फिर से। तो जो राइबोसोमल आरएनए है हमारा, ये राइबोसोमल आरएनए अभी बताया हमने कि 80% होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए है। कहाँ बनता है, इसका प्लेस ऑफ फॉर्मेशन देखो तो प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस में बनता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है मान लो, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बनता है। यूकैरियोट्स में क्या क्या बनता है? राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो राइबोसोम है सेल ऑर्गेनल, देखो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, यूकैरियोट्स में भी मिलता है। तो जो 70th राइबोसोम है वो जो है वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और जो 80th राइबोसोम है वो यूकैरियोट्स में मिलता है। अच्छा, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70th राइबोसोम भी मिलता है, ठीक है। अब देखो 70th कोई भी राइबोसोम है उसका 2 सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। उसी तरह यहाँ पे भी एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट को बोला 30s और 50s, और यूकैरियोट वाले राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट को 40s और लार्जर सब यूनिट को 60s। अब खास बात क्या है, कैसे ये स्ट्रक्चरल पार्ट है राइबोसोम का? तो देखो अब क्या है कि जब हम लोग राइबोसोम को देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि ये है राइबोसोम हमारा 70s और 80s। नाउ सी क्या हो रहा है, इस 70s राइबोसोम के अंदर के स्मॉलर सब यूनिट में, इस 70s राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में क्या है, ये मान लो एक राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। ये जो राइबोसोमल आरएनए मिल रहा है ना वो 70s राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट में, दिस इज 16s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। दिस इज 16s राइबोसोमल आरएनए। ये जो आरएनए मिल रहा है ये है 23s राइबोसोमल आरएनए, और यहाँ पे एक और आरएनए होगा लार्जर सब यूनिट में जिसको हम लोग बोलेंगे 5s राइबोसोमल आरएनए। उसी तरह यूकैरियोट्स में यहाँ 16s के जगह होगा 18s राइबोसोमल आरएनए, 23 के जगह 28s राइबोसोमल आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे होगा एक 5.8s राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि राइबोसोम के अंदर आरएनए है, हेंस आरएनए फॉर्म्स स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम। अब देखो ये जो 16s और 18s, ये वाला 16s और 18s राइबोसोमल आरएनए है, ये एंजाइम के तरह काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोजाइम,
तो RNA acting as enzyme is ribozyme. These ribozymes are 16S ribosomal RNA and 18S ribosomal RNA. 16S ribosomal RNA in prokaryotes and 18S ribosomal RNA in eukaryotes. So these are acting as enzyme. This enzyme is ribozyme. इस enzyme का क्या काम है? पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना, ठीक है, ये इसका काम है, टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो राइबोसोमल आरएनए है, इस राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, इस राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है। तो देखो, इस राइबोसोमल आरएनए का क्या काम था। इस राइबोसोमल आरएनए का पहला काम था कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम को बनाना, दूसरा कि एंजाइम की तरह काम करता है, और एक तीसरा भी इसका काम है, वो तीसरा काम बता देते हैं। तीसरा काम क्या है, जैसे देखो, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट, साइट फॉर अटैचमेंट, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर अटैचमेंट। अब ये कैसा साइट फॉर अटैचमेंट है ये देखते हैं। जैसे स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, this provides site for attachment to messenger RNA, right? And this larger subunit, this provides site for attachment to transfer RNA. अगर ये ट्रांसफर RNA है तो ये इस पे अटैच होगा लार्जर सब यूनिट पे, और स्मॉलर सब यूनिट प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट टू मैसेंजर RNA, राइट। ये हो गया। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर RNA का। तो ट्रांसफर आरएनए जैसे हमने बताया कि ये 10 से 15% है, सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, सॉल्यूबल आरएनए होता है ये, इसीलिए इसका एक और नाम है एस आरएनए, राइट। ये थोड़ा कैसे कहाँ बनता है, देखो, न्यूक्लियस के अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनता है, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसफर आरएनए बनेगा, ठीक। प्रोकैरियोट्स में अगेन साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा। ये स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए और सॉल्यूबल आरएनए है, और इसको एक और नाम दिया गया है 4S आरएनए, क्योंकि इससे सबसे छोटा आरएनए है। इसको एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, एडाप्टर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम है बेसिकली ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम एडाप्टर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, कैरियर आरएनए। सो दिस इज बेसिकली ए कैरियर फॉर अमीनो एसिड, कैरियर फॉर अमीनो एसिड। अब इस जो ट्रांसफर आरएनए है, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए का, टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए का दो स्ट्रक्चर का मॉडल है, एक 2D मॉडल है, एक 3D मॉडल है। 2D मॉडल जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक, और जो 3D मॉडल है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड एल मॉडल, इन्वर्टेड एल मॉडल। जो क्लोवर लीफ मॉडल था उसे होले ने प्रपोज किया था, और इसको किम ने प्रपोज किया था 3D मॉडल को। हमारे काम का है 2D मॉडल, 3D मॉडल हमारे काम का नहीं है। तो क्लोवर लीफ मॉडल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच इज ए 2D मॉडल गिवन बाय होले, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, टीआरएनए का। देखो कैसे होता है टीआरएनए एक्चुअल में। तो ये हमारा टीआरएनए कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब दिखने में ऐसा लगता है कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए का पहला पॉइंट ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक। ये जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख रहे हो, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है। इस 3 प्राइम एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ACC, ठीक। ये एक्सेप्टर एंड भी कहलाता है, 3 प्राइम एंड को एक्सेप्टर एंड भी बोलते हैं। 3 प्राइम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर एंड। नाउ सी, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, हर जगह बन रहा है,
लेकिन कुछ पार्ट है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअल बेसिस, तो यहाँ लूप का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लूप है इसको हम लोग बोलते हैं टी साइसी लूप। इसको क्या बोलते हैं? टी साइसी लूप। और एक लूप और हमें दिख रहा है ये वाला लूप, इसको बोलते हैं DHU लूप। ये एंड हो गया आपका एक्सेप्टर एंड। और ये जो पार्ट है यहाँ पर 3 कोड रहता है जो जिसको बोलते हैं हम लोग नोडॉक लूप। नोडॉक लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोडॉन का अपोजिट सीक्वेंस रखता है। इसको एंटी कोडॉन भी बोलते हैं, एंटी कोडॉन भी बोलते हैं। बताएंगे इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। इसको रिकॉग्निशन लूप भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन लूप। अच्छा, तो आप देख रहे हो कि ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसका एक 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड को बोल रहे हो एक्सेप्टर एंड, जहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का नाम है 5 प्राइम ACC 3 प्राइम, ठीक है। ACC सीमेंट है, अटैचमेंट साइट है ये अमीनो एसिड का। ये टीसाइसी लूप है। टीसाइसी लूप का काम क्या है? अब हमने बताया था राइबोसोम के बारे में कि ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट था और ये लार्जर सब यूनिट था। स्मॉलर सब यूनिट पे तो मैसेंजर आरएनए जुड़ता था और लार्जर सब यूनिट पे ट्रांसफर आरएनए जुड़ता था। तो ट्रांसफर आरएनए टीसाइसी लूप के मदद से ही लार्जर सब यूनिट से बाइंड करता है, ठीक। और ये जो DHU लूप है, DHU लूप जो है ये बेसिकली एक एंजाइम को आइडेंटिफाई करता है, स्पेसिफिक एंजाइम को। इस एंजाइम का 2 काम है। अमीनो एसिड को ये एक्टिवेट करेगा, ये एंजाइम जिसको टीसाइसी लूप आइडेंटिफाई करेगा, और इसका काम है कि अमीनो एसिड को ये क्या कर देगा, अमीनो एसिड को अटैच करेगा टू 3 प्राइम एंड। अमीनो एसिड को इस एंड पे अटैच करने का भी यही एंजाइम काम करता है, ठीक है। तो यही हो गया। और यहाँ पे एक वेरिएबल आर्म भी हो सकता है, एक्स्ट्रा आर्म, जो कि वेरिएबल आर्म है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो tRNA का ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इस 3 प्राइम एक्सेप्टर एंड पे अमीनो एसिड को ये लोड करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये फिर कैसे और करता है ये हम लोग बाद में